स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में चैप्टर स्टार्ट किया था। उसका हमने पिछली क्लास में सिलेबस भी डिस्कस किया था और हमने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट ए में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अब तक अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, और इसके बाद में हमने जो है कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थशास्त्र के संबंध में जो बातें कही गई है उनके बारे में बातचीत की थी। और इसके बाद में हमने जो है अर्थशास्त्र का परिचय, यहाँ तक का हमने अर्थ वगैरह पढ़ा था। इसके बाद में हमने जो है अर्थशास्त्र के तत्व, विषय सामग्री, क्षेत्र, इनका अध्ययन किया था। भूमि के उत्पादन के साधन, पारिश्रमिक, इसका अपन ने पिछले क्लास में अध्ययन किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार हमने पढ़ा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अपने जानकारी ली थी और हमने जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत पढ़े थे और हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, उपयोग पढ़ा था और हमने जो है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में भी अध्ययन किया था। समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत हमने देखे थे, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, उपयोगिता, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, आलोचनाएं, ये हमने पढ़ी थी। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो देखिए, सबसे पहले है सूक्ष्म या बृहद अंतर का आधार। देखिए, कोई भी अंतर वाला क्वेश्चन आता है तो टेबल बनाकर अपने को करना होता है। इससे हमें क्या होता है कि अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो टेबल अपन बना लेते हैं। अंतर का आधार यहाँ पे लिख लेते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहला पॉइंट है सूक्ष्म या बृहद। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। विश्लेषण की अगर बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म या छोटा विश्लेषण होता है, यानी एक एक इकाइयों का विश्लेषण होता है, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में बृहद और बड़ा विश्लेषण होता है। संबंध की अगर बात करें, इसका संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से होता है और इसका संबंध समूहों से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो होता है व्यक्तिगत आय का अध्ययन होता है और समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। उपकरण की अगर बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य उपकरण होता है वो कीमत प्रणाली होती है, यानी कि वस्तुओं की कीमत के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में जो उपकरण होता है अध्ययन का, मुख्य उपकरण जो है वो राष्ट्रीय आय होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का स्वरूप अगर बात करें तो सैद्धांतिक अर्थशास्त्र होता है और व्यवहारिक अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं। यानी कि व्यवहारिक रूप से जो अर्थशास्त्र की परिभाषा अपने को दिखने को मिलती है वो समष्टि अर्थशास्त्र की होती है। अगर अध्ययन की अगर बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन सरल होता है और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कठिन होता है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में हमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो देखिए, इन दोनों में पूरक संबंध पाया जाता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिना समष्टि अर्थशास्त्र अधूरा है और समष्टि अर्थशास्त्र के बिना व्यष्टि अर्थशास्त्र अधूरा है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः दोनों के अध्ययनों के द्वारा ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में कौन सा संबंध पाया जाता है? पूरक संबंध पाया जाता है। समष्टिगत विरोधाभास की यहाँ पर भी बात आती है। इस विरोधाभास से तात्पर्य अनेक आर्थिक तत्व या बातें व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति पर लागू की जाती हैं तो उसे अच्छा माना जाता है। यानी कि कई सारे आर्थिक तत्व होते हैं, वो एक व्यक्ति पर अगर लागू करें तब तो ठीक है, लेकिन उसी बात को समष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ पर जो हमारा वर्ड है ये समष्टि अर्थशास्त्र है, लेकिन उसी बात को समष्टि अर्थशास्त्र या सभी व्यक्तियों पर लागू किया जाए तो इसका विरोध होता है। इसे समष्टिगत विरोधाभास कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी बात, अगर कोई भी आर्थिक तत्व या बातें व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति पर लागू कर लो तो, और उसी बात को अगर समष्टि अर्थशास्त्र पे करो या सभी व्यक्तियों पर लागू करो तो उसका क्या होता है? विरोध होता है। ये किस प्रकार का होता है? देखिए जरा,
उत्पादन का विरोधाभास। इस विरोधाभास में ये बताया गया है कि गांव में एक किसान द्वारा अधिक उत्पादन करने से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। यानी कोई किसान अगर अच्छी उत्पादन करता है, तो ज़्यादा उत्पादन करता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन सभी किसानों द्वारा ज़्यादा उत्पादन करने से क्या होगा, पूर्ति अधिक हो जाएगी, और पूर्ति अधिक होगा तो कीमतें गिर जाएगी, और कीमतें अगर गिर जाएंगी तो किसानों को क्या होगा, नुकसान होगा। अतः इसका क्या होता है, विरोध होता है। यानी कि उत्पादन कुछ किसानों द्वारा किया जाए, सभी किसान अगर मिलकर करते हैं तो पूर्ति ज़्यादा हो जाने से कीमतों की गिरने का डर रहता है। इसलिए इस विरोधाभास को समझाया गया है। बचत का विरोधाभास। इस विरोधाभास में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा बचत करना अच्छा माना जाता है, लेकिन सभी व्यक्तियों द्वारा बचत करने से आय और रोजगार दोनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो बचत के विरोधाभास में एक व्यक्ति द्वारा बचत करना अच्छा माना जाता है, लेकिन सभी व्यक्ति अगर बचत करेंगे तो उससे आय और रोजगार कम हो जाएंगे। नौकरी का विरोधाभास। इस विरोधाभास में स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति कम वेतन पर नौकरी प्राप्त कर लेता है और ऐसा करके अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर लेता है, लेकिन उस बेरोजगार के लिए अच्छा माना जाता है। परंतु सभी बेरोजगारों द्वारा ऐसा करने पर उनका जीवन स्तर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अतः इसको हम सही नहीं मानते हैं। अत्यधिक धन प्राप्ति का विरोधाभास। इस विरोधाभास में स्पष्ट किया गया है कि यदि एक नागरिक को या व्यक्ति को अत्यधिक धन प्राप्त होता है तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ ये बात तो सही है, लेकिन सभी नागरिकों या व्यक्तियों को अत्यधिक धन की प्राप्ति होने पर देश में मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति की संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो देश में मुद्रास्फीति का संकट उत्पन्न हो जाने पर यह सबके लिए अच्छा नहीं होता है। लागत मूल्य से कम मूल्य पर वस्तुओं के विक्रय का विरोधाभास। इस विरोधाभास में स्पष्ट किया गया है कि एक कंपनी अपनी वस्तु को लागत से कम कीमत पर बेचकर हानि उठाकर भविष्य में अधिकतर लाभ प्राप्त कर सकती है। यह उस कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन सभी कंपनियों द्वारा ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। यानी कि सीधी सी बात है, जो बात व्यष्टि में लागू हो सकती है वही की वही बात समष्टि में लागू नहीं हो सकती है। तो एक कंपनी अपनी वस्तुओं को लागत से कम पर बेचकर हानि उठा सकती है, भविष्य में ज़्यादा लाभ कमा लेगी, तो उसके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन सभी कंपनियों के द्वारा ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। तो ये था समष्टिगत विरोधाभास। अगला टॉपिक है सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र से तात्पर्य एक ऐसे अर्थशास्त्र से है जो हमें यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी तकनीकें, व्यवस्थाएं, कार्यविधियां पाई जाती हैं। यानी कौन कौन सी तकनीकें, व्यवस्थाएं, कार्यविधियां पाई जाती हैं, ये बात हमें कौन बताता है, सकारात्मक अर्थशास्त्र। तो इसे बताने वाला अर्थशास्त्र सकारात्मक अर्थशास्त्र कहलाता है। आदर्शक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जो हमें यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में जिन पद्धतियों और तकनीकों को हमने अपनाया है वह हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल। तो ये बात बताने वाला कौन सा अर्थशास्त्र है, आदर्शक अर्थशास्त्र है। तो सीधी सी बात है कि कौन कौन सी तकनीकें या व्यवस्थाएं, कार्यविधियां पाई जाती हैं, ये तो है सकारात्मक। और कौन कौन सी हमने पद्धतियां और तकनीकें अपनाई है व्यवसाय के अंदर, वह हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, यह बताने वाला अर्थशास्त्र आदर्शक अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके बाद में बात करें आर्थिक विश्लेषण की विधियां। तो आर्थिक विश्लेषण की विधियों में पहला है निर्भरता के आधार पर। इस आधार पर विश्लेषण दो प्रकार का होता है, आंशिक विश्लेषण और सामान्य अध्ययन विश्लेषण। जब आर्थिक विश्लेषण किसी एक कारक को ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसे आंशिक विश्लेषण कहते हैं। मतलब किसी एक कारक को ध्यान में रखकर अपन उसका अध्ययन करते हैं तो वो आंशिक विश्लेषण होता है। जैसे किसी वस्तु की मांग का अध्ययन उसी वस्तु की कीमत को ध्यान में रखकर करना। एक वस्तु की मांग का अध्ययन उस वस्तु की कीमत को ध्यान में रखकर अगर करते हैं तो ऐसा विश्लेषण होता है बच्चों आंशिक विश्लेषण। परंतु जब किसी वस्तु की मांग का उस वस्तु की कीमत के साथ साथ अन्य कारकों के आधार पर भी अध्ययन किया जाए तो उसे कहते हैं सामान्य अध्ययन विश्लेषण। जैसे वस्तु की प्रतिस्थापन, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उसकी आदत, फैशन, रुचि आदि के आधार पर किसी वस्तु की मांग का अध्ययन किया जाता है तो वह कहलाता है सामान्य अध्ययन विश्लेषण। तो ये हो गया निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर दो प्रकार का विश्लेषण हो गया, आंशिक विश्लेषण और सामान्य विश्लेषण। इसके बाद में हमारे पास अगला टॉपिक है समय तत्व के आधार पर।
इस आधार पर आर्थिक विश्लेषण 3 प्रकार का होता है। पहला है स्थैतिक विश्लेषण। जब आर्थिक विश्लेषण का संबंध किसी समय विशेष से हो, अर्थात आर्थिक विश्लेषण के समय एक विशेष बिंदु के संबंधित होने पर स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है। जब आर्थिक विश्लेषण का संबंध किसी समय विशेष से हो, अर्थात आर्थिक विश्लेषण समय के एक विशेष बिंदु से संबंधित होने पर उसे स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण की अगर बात करें तो आर्थिक विश्लेषण समय के 2 बिंदुओं से संबंधित होता है। स्थैतिक विश्लेषण में तो समय के एक विशेष बिंदु से होता है, संबंध होता है, और यहाँ पर जो होता है वो 2 बिंदुओं से संबंधित स्थितियों की तुलना पर उसे तुलनात्मक विश्लेषण कहते हैं। प्रावेगिक या प्रायोगिक विश्लेषण। जब संतुलनों साम्यों के मध्य होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला का आर्थिक अध्ययन किया जाता है, संतुलनों के मध्य होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला का आर्थिक अध्ययन किया जाता है, तो उस आर्थिक विश्लेषण को क्या कहते हैं? प्रावेगिक विश्लेषण कहते हैं। तीसरा है सी उपकरण और दिशा के आधार पर। इसके अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण की 2 विधियां प्रचलित है, निगमन विधि और आगमन विधि। तो निगमन विधि के अंतर्गत किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक विश्लेषण तर्क विधि के आधार पर करते हैं। निगमन विधि में क्या होता है बच्चों? किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई का आर्थिक विश्लेषण जो किया जाता है वो तर्क विधि के आधार पर किया जाता है। इस विधि में हम सामान्य सत्य के आधार पर किसी विशिष्ट सत्य का पता लगाते हैं। क्या करते हैं हम इसके अंदर? सामान्य सत्य का पता लगाते हैं। सामान्य सत्य के आधार पर हम जो है यहाँ पर विशिष्ट सत्य का पता लगाते हैं। कौन सी विधि में ऐसा करते हैं? हम करते हैं ये निगमन विधि में। निगमन विधि में सामान्य से विशेष और परिकल्पना से तथ्यों की ओर अध्ययन किया जाता है। आगमन विधि के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण के सामान्य नियमों को एक विशेष व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के आर्थिक विश्लेषण या व्यवहार में पता लगाया जाता है। आगमन विधि में आंकड़ों, समंकों को व सांख्यिकी की विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें आगमन विधि में आंकड़ों, समंकों को व सांख्यिकी की विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसमें वास्तविक जगत की घटनाओं से संबंधित तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रोफेसर माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में इस विधि का प्रयोग किया गया था। आगमन विधि को अनुभव पर आधारित विधि या ऐतिहासिक विधि भी कहते हैं। तो ये था बच्चों अर्थशास्त्र में आज के लिए हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं जिनको आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी आज के लिए जय हिंद, जय भारत।